वालेकुम स्टूडेंट, हम लोग मैनुअल थेरेपी का लेक्चर करने जा रहे हैं। मैंने इससे पहले आपको सर्वाइकल रीजन के बारे में बताया था और थोरेसिक रीजन के बारे में बताया था। आज हम लंबर को स्टडी कर रहे हैं, आपका जो कंपोनेंट है स्पाइनल पैथोलॉजी सिंड्रोम का इन मैनुअल थेरेपी। तो लंबर रीजन के अंदर जो ज़्यादातर प्रॉब्लम देखने में आती है वो आ रहा होता है डीजनरेशन, डिस्क हेर्निएशन, स्टेनोसिस, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, डीजनरेटिव पार्स डिफेक्ट, लो बैक पेन और डिजनरेटिव डिस्क डिजीज। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपकी लो बैक पेन के अंदर आ रही होती है और नंबर पैथोलॉजी के अंदर। दिस इज़ अ नॉर्मल मॉर्फोलॉजी ऑफ द स्पाइनल कंपोनेंट। ये स्पाइनल एक पूरा यूनिट है और उसके बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, न्यूक्लियस पल्पोसा है और उसके सराउंडिंग में एनुलर रिंग है और साइड पे हाइलन कार्टिलेज है। ओल्डर एडल्ट के अंदर क्या होता है, जो डिस्क है वो जो है ना वो नैरोइंग होना शुरू हो जाती है, बल्जिंग की तरफ चली जाती है, एक्सटेंशन क्लेफ्ट, न्यूक्लियर डिसऑर्गेनाइजेशन, ऑस्टियोफाइट्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो सारा का सारा प्रॉब्लम किसके अंदर आना शुरू हो जाता है, डिस्क के अंदर। डिस्क डिहाइड्रेटेड होना शुरू हो जाती है। जो विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है डिस्क की वो मूवेबल होती है L4, L5, L5 एंड S1 लेवल के ऊपर। वो क्या हो जाती है, बिल्कुल ही हाइपर मोबाइल हो जाती है और फ़ौरन से प्रोलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बल्जिंग स्टार्ट हो जाती है और ऑस्टियोफाइटिक चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं ओल्डर एडल्ट्स के अंदर। ये स्पाइन पूरी दिखाई गई है सर। ऑस्टियोफाइटिक चेंजेस ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल ही जो है ना डिक्रीज हो गया स्पेस। Incident. Degeneration start in teenagers year by age of 15, 97% having degeneration होती है। अगर in everyone हर किसी में होती है यूनिवर्सली degeneration जो है। अगर एट वेरिंग रेट इन डिफरेंट लेवल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजनरेशन, मैक्सिमम लंबर स्पैन जो मैंने आपको लेवल्स बताए हुए हैं L4, L5 और L5 S1 पे सबसे ज़्यादा हो रहा होता है। रिफ्लेक्ट मैक्सिमम टोर्सिशनल शेयर एंड कंप्रेसिव लोड्स, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोड्स पड़ रहे होते हैं और फोर्सेस की वजह से ये सारी के सारी चेंजेस हो रही होती हैं। अकर्स एट डिफरेंट रेट बिटवीन इंडिविजुअल्स, इसमें जो होता है वो जेनेटिक फैक्टर इन्वॉल्व होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर इन्वॉल्व होता है। आप स्मोकिंग तो नहीं करते, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, लॉन्ग टर्म ड्राइविंग तो नहीं करते, स्पेशली जो ट्रक ड्राइवर्स वगैरह होते हैं उधर ये भी बहुत ज़्यादा कंप्लेन देखने को मिल रही होती है। वाइब्रेशनल टूल, तो ये सारी के सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको देख के अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि ये आपके अंदर इसकी सिवियरिटी कम या ज़्यादा किस वजह से है। डिस्क हर्निएशन व्हाट इट कॉज, क्या टेयर हो जाता है एनुलर रिंग, जो रिंग होती है जिसके अंदर क्या रह रहा होता है, न्यूक्लियस पल्पोसा रह रहा होता है। डिस्क क्या होता है, बाहर निकलना शुरू हो जाती है। क्या वजह होती है, नर्व प्रेशर, या सडन आपने कोई अचानक से सुबह आप उठे और आपने वेट लिफ्ट कर लिया तो क्या हुआ, डिस्क प्रोलैप्स होना हो गई है और वक्त के साथ साथ क्या हो जाती है, बिल्कुल ही हर्निएशन की तरफ चली जाती है। यूनिलैटरल हो तो एक साइड पे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स दे रही होती है, अगर दो साइड पे सेंट्रल हो तो दोनों साइड पर ये दे रही होती है। पैथोलॉजी टर्मिनोलॉजी क्या है, प्रोट्यूजन्स, प्रोट्यूड होती है, एक्सट्रूड हो जाती है और सिक्वेस्ट्रेशन, और फिर क्या होता है कंपोनेंट्स के अंदर क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। अक्सर ज़्यादातर लोगों को क्या हो जाता है, हर्निएशन और प्रोलैप्स के अंदर जो है ना वो क्लासीफाई करने के अंदर क्या हो रहे होते हैं, कंफ्यूज हो रहे होते हैं। किस तरह से हर्निएशन होती है थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। L4 और L5 के लेवल पे ये बहुत कॉमन होती है, जिस तरह से आपको पता है L5 और S1 लेवल पे हाई प्रोट्यूजन अकर ओनली, ये आप देखिए प्रोट्यूजन्स तो ये हर्निएशन और ये नॉर्मल है और उसके बाद क्या हुआ, ये बाहर निकल गई, दिस इज कॉल्ड हर्निएशन। क्या हिस्ट्री होती है, क्या एग्जामिनेशन होती है, नो सिग्नल डायग्नोस्टिक नहीं हो सकती, सिम्टम और साइन की बेस पे आप इसको डायग्नोस कर रहे होते हैं, आप उससे हिस्ट्री ले रहे होते हो। कोई आपने वेट लिफ्ट तो नहीं किया, प्रोलॉन्ग डिजनरेशन तो नहीं रही, प्रोलॉन्ग इमोबलाइज तो नहीं रहे हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल तो नहीं है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपकी फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, आप ऐसे इन्वायरमेंट में तो नहीं रहते जहाँ आपको प्रोलॉन्ग काम करना पड़े। स्पेशली जो गार्ड्स वगैरह होते हैं, ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, उनमें ये फिर सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है। तो सारी चीज़ों को देखने के बाद आप फैसला कर रहे होते हो हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के बाद क्या प्रॉब्लम है और रूट कॉज क्या है। टाइमिंग एंड मोडालिटी, टाइमिंग जो है वो नॉट नेसेसरी विद इन 1 to 6 weeks, मेजॉरिटी खुद ही जो है डिस्क जो है प्रोलैप्स होती है और उसके बाद अपनी जगह पर आ जाती है। एक्सपेक्टेशन, अगर ये नहीं सही हो तो फिर क्या हो सकता है, कॉर्डा इक्वाइना सिंड्रोम हो सकता है, प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजी ये प्रोग्रेस कर सकती है तो आपके पूरे
देखिए ना, डिस्क जो है ना या तो इंटीरियरली जाती है या पोस्टीरियरली जाती है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में पोस्टीरियरली जाती है। इंटीरियर जो है ना वो पता भी नहीं लगता, ना ही इतनी प्रॉब्लमेटिक होती है, बिकॉज आगे आपके वेस्ट्रास रखे हुए होते हैं। पोस्टीरियरली अगर ये जा रही है तो फिर क्या है, स्पाइनल यूनिट जो है ना वो पूरा का पूरा क्या है, पोस्टीरियर है। तो फिर क्या हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है और सीवियर इंट्रैक्टेबल पेन हो रहा होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आ रही होती हैं। मोडालिटी क्या है, किस किस के चीज़ के थ्रू आप इसको चेक कर सकते हो। MRI मोडालिटी बेस्ट चॉइस होती है, मोर सेंसिटिव और स्पेसिफिक होता है देन CT से, क्योंकि MRI के अंदर जो है वो कम्प्लीटली जो है ना वो आपको नज़र आ रहा होता है किस लेवल के ऊपर किस हद तक जो है वो हर्निएशन हुई हुई है। सजाइटल एंड एक्सियल व्यू, होल स्पाइन विजुअलाइज, तो ये वो व्यूज़ होते हैं जिसमें आप क्या कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं। दिस इज़ द सैक्रल वर्टिब्री, ठीक है। यहाँ से L5, L4, L3, L2, L1। अब आपने क्या देखना है, देखिए जब तक ये वाइट है इट्स मीन ये क्या है, हाइड्रेटेड है, ठीक है। उसके बाद अब जो प्रॉब्लम होना शुरू हुई है वो होना शुरू हुई है L4, L5 के ऊपर। अब आप ये देख रहे हैं और S1 भी इन्वॉल्वमेंट है। ये देखें, ये जो फ्लूइड है ये क्या हुआ है, बाहर निकलना शुरू हुआ है इस वर्टिब्रे के ऊपर। पीछे ये क्या जा रही है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड जा रही है और ये आपका क्या है, फ्लूइड है, स्पाइनल फ्लूइड आपका जो होता है। अभी आप ये देखें, ये हर्निएट हुई है और जाके इसने इसको कंप्रेस कर दिया और ये इसको जाके इसने कंप्रेस किया। अगर ये बिल्कुल सेंटर में चली जाती है तो दोनों लेग्स में सिम्टम्स आ रहे होते हैं, ठीक है। और अगर ये यूनिलैटरल है तो फिर राइट यूनिलैटरल है या लेफ्ट है, तो वो जिस साइड पे जा रही होती है वहाँ पे आपको सिम्टम्स आ रहे होते हैं। व्हाट इज़ ए स्पाइनल स्टेनोसिस? स्टेनोसिस मीन्स नैरोइंग ऑफ स्पाइनल कैनाल। इससे पहले भी मैं काफ़ी डिटेल में आपके साथ थोरेसिक और सर्वाइकल में जो है हम पढ़ चुके हैं। व्हाट इज़ इट? नैरोइंग ऑफ द स्पाइनल कैनाल विथ नर्व कंप्रेशन, ठीक है। व्हाट डज इट कॉज? क्या क्या करवाता है ये? लेग पेन करवाता है और न्यूरोलॉजिकल क्लॉडिकेशन, न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट करवा रहा होता है स्टेनोसिस, जब गैप रिड्यूस हो जाता है अलॉन्ग विथ नर्व कंप्रेशन। लेटरल रेसिस नर्व रूट कंप्रेशन हो जाती है लाइक डिस्क प्रोट्रूजन, बट कंप्रेशन प्राइमरीली क्या होती है, बोनी होती है। और उसके अंदर क्या हो जाती है, डिस्क हर्निएशन के लिए जो कंप्रेशन होती है वो क्या होती है, किसकी वजह से आ रही होती है, ड्यू टू द हर्निएशन ऑफ न्यूक्लियस पिल्पोसा। सेंट्रल अगर हो जाए तो कार्डियक वायना कंप्रेशन आ रहा होता है। मैंने आपको बताया सेंट्रली बहुत डेंजरस भी होता है बिकॉज वो दोनों साइड को इन्वॉल्व कर रहा होता है, ठीक है। वो कम्प्लीटली पाथ को इन्वॉल्व कर रहा होता है, तो उसके अंदर साइंस, सिम्टम्स और जो डिजीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट हमें मिल रही होती है। नर्व रूट आल्सो कंपोज ऑफ सेंट्रल, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। एपिडेमियोलॉजी की बात करूँ, इंसिडेंस किस में कॉमन है, नॉट कॉमन, मिस डायग्नोसिस ऑफन मिस्ड और डिलेड हो जाती है स्टेनोसिस की। एज और सेक्स क्या होता है, यूजुअली जो है मोर देन 55 एज के ऊपर मेल के अंदर ये बहुत कॉमन दिखाई जाती है। अब मैं अगर क्लिनिकल फाइंडिंग्स की बात करूँ, स्टेनोसिस तो क्या हो जाता है, न्यूरोलॉजिकल साइंस मिल रहे होते हैं, लाइक हैवीनेस, नमनेस, वीकनेस। आपको कहते हैं L4, L5, S1 यहाँ से न्यूरोलॉजिकल प्लेक्सस निकल रहे होते हैं जो कि लोअर लिम्ब को क्या कर रहे होते हैं, सप्लाई कर रहे होते हैं, डर्माटोमल, मायोटोमल सप्लाई सारी की सारी। वो जिस लेवल के ऊपर कंप्रेशन हो रही होती है वही एरिया जो है वो आपका क्या हो रहा होता है, इम्पेयर्ड हो रहा होता है। प्रॉब्लम हो जाती है वॉकिंग के अंदर, बैठने में और अपने आप को झुकाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। इसके अलावा शार्टिका बहुत ज़्यादा कॉमन है ड्यू टू स्टेनोसिस, लेस क्लियरली रेडिकुलर देन डिस्क प्रोट्रूजन। अच्छा, एग्जामिनेशन यूजुअली लिटिल टू फाइंड मे बी रेडिकुलोपैथी बट SLR यूजुअली नॉर्मल। SLR के थ्रू हम चेक करते हैं हिप्स और पल्सेस वगैरह को। मोडालिटी अगेन हम किसके अंदर चेक कर रहे होते हैं, MRI के अंदर कर रहे होते हैं, CT के अंदर हम लोग कर रहे होते हैं। अगर बोनी कंप्रेशन हो रही है स्टेनोसिस तो बेस्ट रिजल्ट हमें CT में मिलेगा, बट अगर मस्क्यूलर को इन्वॉल्वमेंट है न्यूरोलॉजिकल तो हमें बेस्ट रिजल्ट किस में मिलता है, MRI में मिल रहा होता है। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ स्टेनोसिस। नैरोइंग हो रही होती है, ये देखिए यहाँ पे आपको देखिए नॉर्मल है,
आराम से ये स्पेस आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस क्या होती है, फॉरवर्ड स्लिपिंग ऑफ द वर्टिब्रा होती है, स्लिप ऑफ वन वर्टिब्रा ओवर अनदर, डिजनरेटिव इसका कॉज होता है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या क्या हो रहा होता है, लाइट पेन हो रहा होता है, न्यूरोलॉजिकल क्लॉडिकेशन। जितने भी स्पाइन के जो भी डिसऑर्डर्स हैं, जो भी पैथोलॉजीज़ है, जो भी सिंड्रोम्स है, उसमें सब में आपको न्यूरोलॉजिकल साइंस मिल रहे होते हैं। अच्छा, क्लासिफिकेशन कैसे होती है, टाइप 1 कंजेनाइटल होता है स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, टाइप 2 जो होता है इसमें टाइप 2 जो होता है वो इसमें होता है, टाइप 3 जनरेटिव होता है और टाइप 4 होता है ट्रोमैटिक। अब यूजुअली कंजेनाइटल हमें ज़्यादातर मिल रहा होता है, या ट्रोमैटिक और डिजनरेटिव हमें मिल रहा होता है, टाइप 2 इतना ज़्यादा कॉमन नहीं हो रहा होता। इसके अंदर क्या होता है, एक वर्टिब्रा ओवर दूसरी से क्या हो जाती है, स्लिप कर जाती है। टिपिकल आप एक्सरे अगर स्पाइन करवा रहे हो लेटरल व्यू के अंदर तो आप इस चीज़ को डायग्नोज कर सकते हो, देख सकते हो। फिर ये स्केल रखने के बाद हम जो है ना वो चेक कर रहे होते हैं, दिस इज़ द MRI। अब आप ये देख रहे हो L4 रीजन जो है ये थोड़ा सा फॉरवर्ड स्लिपिंग है, अगर रीथ्रो होता है तो बैकवर्ड जा रहा होता है। इन ओल्डर पॉपुलेशन में कॉमन है, मोर फीमेल्स के अंदर कॉमन है। हमेशा जो भी स्पाइनल पैथोलॉजी होती है वो लंबर रीजन पे ज़्यादा हो रही होती है, बिकॉज लंबोसैक्रल रीजन हमारा एक ऐसा रीजन होता है जो मोस्ट ऑफ द बॉडी वेट क्या कर रहा होता है, हमारा बेयर कर रहा होता है। पूरा स्पाइन का लोड जो होता है उस रीजन के ऊपर होता है, और वहाँ की डिस्क भी जो होती है उसके पास विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है और थोड़ा सा हाइपर मोबाइल भी होती है। इसकी क्या कॉजेज़ हैं, डीजनरेशन हो जाती है डिस्क की, फिर ये स्टार्ट हो जाता है एसोसिएटेड ऑफ डीजनरेशन ऑफ फैसेट जॉइंट की डीजनरेशन, फैसेट जॉइंट स्टेबिलिटी, ठीक है। तो इनस्टेबिलिटी ये इस वजह से हो रहा होता है। इसमें भी हमें न्यूरोलॉजिकल क्लॉडिकेशन मिल रही होती है, रेडिकुलोपैथी मिल रही होती है, इसके अंदर जो सिम्टम्स होते हैं मैंने आपको बताया। आप खाली प्लेन फिल्म के ऊपर आप स्टैंडिंग के अंदर लेटरल व्यू के अंदर एक्सरेज के थ्रू आप इसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट आपके पास कौन सा ऑप्शन होता है, CT स्कैन मे बी यूजफुल एज मेजॉरिटी ऑफ पैथोलॉजी इज बोडी डिपेंड ऑन क्वालिटी। L3 L4 L5 L4 देखें आगे निकली हुई है। लो बैक पेन क्या कॉज हो सकता है, लो बैक पेन एक बहुत ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। जो भी कंडीशन है उसके अंदर पेन तो हो ही रहा होता है, बट टिपिकली अगर आप लो बैक पेन की बात करें तो उसका जो मेन रीज़न होता है सेगमेंटल इनस्टेबिलिटी और दूसरा डिस्कोजेनिक पेन। तो दो मेन रीजंस होते हैं बैक पेन के। डिजनरेटिव डिस्क डिजीज़ भी हो सकता है, और ईयरली जो है वो बहुत ज़्यादा जो है फाइनेंस जो है वो एवरी ईयर वर्ल्ड वाइडली बैक पेन के ऊपर जो है वो यूटिलाइज हो रहा होता है। ये डिज़ीज़ मॉडल है, डिज़ीज़ हुआ, साइन एंड सिम्टम्स आपको अपेयर हुए, आपने डायग्नोज किया, उसको असेस किया और आपने ट्रीटमेंट दिया। डिजीज़ क्या है, बैक पेन इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिम्टम रादर देन अ डिस्क्रीट सिम्टम। बैक पेन आपके हो गया, डिजीज़ हो गया। सिम्टम्स क्या है, डज नॉट अकाउंट फॉर इंडिविजुअल वेरिएशन इन ह्यूमन रिस्पॉन्स। डायग्नोसिस क्या है, बहुत अगर इस चीज़ को आप इस मॉडल को अंडरस्टैंड करें तो इतना इट्स नॉट अप टू योर लेवल, थोड़ा सा ये अलग जो है कि ये है, लेकिन आपने सिर्फ इतना याद रखना है, अगर आपको डिज़ीज़ के बारे में पता लग जाए तो फिर आपने साइन एंड सिम्टम को एसोसिएट करने के बाद ही डायग्नोसिस बनानी होती है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स ये आपने याद रखना है, हिस्ट्री की बेस पे हो रही होती है, एग्जामिनेशन की बेस पे हो रही होती है। हिस्ट्री आप ले रहे होते हो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, एग्जामिनेशन आप ले रहे होते हो आपको फॉरवर्ड मूविंग में पेन है, बैकवर्ड में मूविंग है, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग में पेन है, जब आप फ्लैक्स कर रहे होते हो तब पेन है, और फिर आप उसको एग्जामिन कर रहे होते हो SLR करवा के, डिफरेंट टेस्टिंग करके। इमेजिंग की बात करूँ तो टाइम, मोडालिटी, बैकएक के लिए आप जो है आपको जब अगर कॉज पता लग गया तो उसके बाद आपको जो भी लगता है कि अगर बोनी इन्वॉल्वमेंट हो तो ऑब्वियसली CT स्कैन, और अगर न्यूरोलॉजिकल डिस्कोजेनिक पेन है तो MRI जो है वो बेस्ट सूटेबल चॉइस है। बट अगर स्लिपरिंग वगैरह की वजह से, माल अलाइनमेंट की वजह से हो रहा है, फिर आप एक्सरेज के थ्रू भी इनिशियली आप उसको डायग्नोज कर सकते हैं। देखिए नॉर्मल डिस्क है, और सारे मैं इसको व्यू जो है ऑटोमेटिक पे कर देती हूँ। ये बोन मैरो है, एंक्लेट नोट्स बनना शुरू हो गए, और दिस इज़ नॉर्मल डिस्क, ये आप देख रहे हैं।
सेक्मोर्स नोट्स ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो अगर इस तरह से मिल रहा है तो दिस इज़ लोडिंग मॉडिक 1, मॉडिक 2, मॉडिक 3। अब हम लोग चलते हैं वीडियोस की तरफ, थोड़ा सा देखते हैं कि स्पाइन के अंदर कौन कौन सी चेंजेस आती है और हमें क्या क्या करना होता है। पर डिस्क इंजरी देख रहे हैं जिसकी वजह से स्पाइनल पैथोलॉजी डेवलप होती है। Your vertebrae form a protective tunnel called the spinal canal, which surrounds the spinal cord as it travels down the length of your spine. On each side of the spinal cord, spinal nerves exit the spinal canal through small bony channels called neural foramina. Your lumbar spine is the lower third of your spinal column. Between each vertebra, a flexible pad called an intervertebral जिसकी वजह से disc सारी acts as पैथोलॉजी a या shock सारी absorber प्रॉब्लम for डेवलप हो your रही होती है। spine. Lumbar disc pressure can increase by more than 50% when you change from a standing position to bending over, That's why it is or by viscoelastic more than property has 80% between a standing position and sitting with no back support. The intervertebral disc's tough outer ring is known as the annulus fibrosus. The soft gel-like center is called the nucleus pulposus. During a traumatic injury, your spine may lurch forward forcefully, causing your vertebrae to compress the front of one or more of your lumbar discs beyond normal limits. As a result, the back of your disc protrudes backward, causing small tears and thinning of your annulus fibrosus. Over time, your damaged annulus fibrosis may weaken and change shape, और फिर and डिस्क your इंजरी nucleus होती है। pulposus may dry out and lose flexibility. डिहाइड्रेटेड As आपको your बताया था, डिहाइड्रेट हो intervertebral जाती disc है। deteriorates, your nucleus pulposus may push your annulus outward, resulting in a disc bulge. Depending on its location, the bulge may push on or impinge one of your spinal nerves or spinal cord, or your cauda equina, which is a collection of spinal nerve roots at the end of your spinal cord. Central disc bulges protrude backward into your spinal canal. Lateral disc bulges extend into your neural foramen. Severe lumbar disc injuries can tear your annulus fibrosis. Pressure from your vertebrae may push your nucleus pulposus out of your torn annulus, causing a disc herniation. A herniated lumbar disc can impinge upon your cauda equina or spinal nerves and cause symptoms such as pain, numbness, or weakness in one or both of your legs. मैंने आपको बताया था कि एक लेग की हो सकती है, दो या सेंट्रल की हो सकती Treatment है। for lumbar disc injuries may include rest, anti-inflammatory medication, दिस इज मेडिकल ट्रीटमेंट। muscle relaxants, हमने जो मैनुअल थेरेपी पर फोकस किया है, ice नेक्स्ट or अब हम heat इसका ट्रीटमेंट की applied to तरफ the जाएंगे। injured area, physical therapy, देखें कितना इम्पोर्टेंट है फिजिकल थेरेपी। an epidural steroid injection given directly into the area of nerve irritation, दिस इज नोन एज न्यूरो and ब्लॉकर्स। in more severe cases, surgery. लास्ट ऑप्शन सर्जरी होता है। फिजिकल थेरेपी मेडिकल ट्रीटमेंट की काफ़ी अच्छी प्रोग्नोसिस है। थैंक यू क्लास।